अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आजकल सबसे ज़्यादा जो गॉसिप है वो 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से होती है, लेकिन ये बाई इलेक्शन के नताइज के बाद नवाज़ शरीफ साहब ने दोबारा एक आज बड़ा तगड़ा सा बयान दे दिया। 8 फरवरी के जब इंतखाबात हुए तो उन इंतखाबात के बाद 66 सीटों के ऊपर नवाज़ शरीफ ने अपनी फ़तह का ऐलान किया था और उसके बाद फॉर्म 45 और 47 के जो झगड़े शुरू हुए और जिस तरीके से वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो खेल शुरू हुआ था, वो बल्ले के निशान से उसके बाद उनकी असम्बली की टिकट्स के ऊपर आ गया, फिर रिज़र्व सीट्स उनकी हैं या नहीं है। बाद ऐसे फ़ैसले सामने आए जिन्होंने बहुत ही तलखी में इजाफा कर दिया, कमी नहीं की। लेकिन इस तमाम अरसे में नवाज़ शरीफ का वो जो नारा था वोट को इज़्ज़त दो, वो कहीं फौत ही हो गया, वो नारा वो ज़िंदा नहीं रहा उसके बाद। और वो जो नवे वाली सियासत थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पार्टी मिलती थी और दूसरे को रगड़ा लगता था, वो सियासत हमें पाकिस्तान में वापस आती नजर आई। पाकिस्तान का मफाद यकीनन ये नहीं था। पाकिस्तान का मफाद ये था कि एक तगड़ी मजबूत किस्म की इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह कायम रहे, अदलिया जो है वो आज़ादी के साथ अपना काम करे और साथ ही पार्लियामेंट अपना रोल अदा करे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी पैदा करने की खातिर। उनके लिए जो इक़्तिसादी मुश्किलात में इजाफा हुआ हालिया सालों में, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, उनमें कमी लाने के लिए फ़ोकस एफर्ट की जाए। लेकिन जब आपकी कोशिश ये हो कि इस रस्साकशी के नतीजे में हुकूमत कैसे लेनी है, वो दुरुस्त और गलत रास्ते को तो आपने मिटा ही दिया ना, उस तस्वुर को कि ये दुरुस्त है ये गलत है, सिर्फ हासिल करना ही एक एंड ऑब्जेक्टिव रह गया। जैसे भी हासिल करना है, छीन के, उठा के, चोरी करके, एंड रिज़ल्ट यही चाहिए, तो फिर उसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। तो आज जब वो मियाँ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसके अंदर, और मरियम बीबी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा खिदमत को लोगों ने वोट दिया है। तो बहुत से लोगों को इसके ऊपर कोई आसानी से उस चीज़ को कबूल करना काफ़ी मुश्किल पेश आई, क्योंकि फरवरी 2024 के इंतखाबात में पीटीआई पॉपुलर पार्टी के तौर पर पंजाब में मौजूद थी, लेकिन इंतखाबी नताइज जो थे वो उसके बरक्स थे। इसी तरीके से बाई इलेक्शन की तरफ आप आ जाएँ तो पीटीआई का वोटर उसके लिए निकला ही नहीं, वो कम्प्लीटली मायूसी का शिकार था और पीटीआई जो है मुकम्मल तौर पर एक तितर बितर पार्टी की शक्ल में हमारे सामने नज़र आती है। उसके अंदर कोई 10 ग्रुप बने हुए हैं, वोटर उसका मायूस होकर घर बैठ गया है। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा खुशकुन नहीं है। इक़्तिसादी मैदान में देखें तो आज ही आपने तमाम अखबारात में और टीवी चैनल्स पे एक हेडलाइन सुनते हैं जिसको हम गुज़श्ता रोज़ अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी कर रहे थे कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, 7.1% होगी, जो एक्चुअल में इससे भी ज़्यादा नंबर होना चाहिए। और उससे जुड़ी हुई चीज़ें बहुत सारी हैं कि बेरोज़गारी बढ़ी क्यों। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, पाकिस्तान से कैपिटल फ़्लाइट हो रही है, सरमाया पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। और पाकिस्तान में इसी अरसे में पिछले चंद महीनों या 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर 100 से ज़्यादा जो बड़े टेक्सटाइल के यूनिट्स हैं, लीडिंग कंपनीज, बड़े बड़े नाम, वो पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ बंद कर गए हैं। ये मतलब इससे ज़्यादा कोई लम्हा फ़िक्रिया हो सकता है कि वो मुल्क जिसका मेन स्टे ही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के ऊपर है, ओवर द ईयर्स हम टेक्सटाइल की बरामदात से टोटल बरामदात का नंबर हासिल करते हैं, वो नीचे की तरफ जा रही है। 19.3 अरब डॉलर 2021-22 में हमने हासिल किया था, उसके बाद 16.5 अरब डॉलर अगले साल ही आ गया। पिछले साल थोड़ा बहुत ऊपर आके 17.8 अरब डॉलर गया और इस साल की अब सूरत हाल है कि 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए। तो आज के प्रोग्राम में अपने पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ जाने से पहले हमने एप्टमा के चेयरमैन कामरान अरशद साहब को दावत दी है कि हमें बताएं कि टैक्स साथ हुआ क्या। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये बताइए, ये 100-125 यूनिट बंद हो गए, वजूहात क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, इशू ये है कि हमने 19.3 बिलियन डॉलर को टच करके फिर हम 16.5 और 16.6 पे आ गए थे 2022-23 और 23-24 में। इस साल आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रिबाउंड जरूर किया है, 16.6 बिलियन डॉलर से 17.8 पे गई है। आपकी जो इज्तिमाई एक्सपोर्ट थी वो 30 बिलियन डॉलर से 32 पे गई, एंड जो आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थी वो 16.6 से 17.8 पे गई। यानी कि जो 2 बिलियन डॉलर का इज्तिमाई इजाफा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में हुआ, उसमें जो सबसे बड़ा शेयर था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हुकूमत पाकिस्तान को ला के दिया। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है सर कि पोटेंशियल हमारा 17.8 का नहीं, पोटेंशियल हमारा 25 से 30 बिलियन डॉलर का है शॉर्ट टर्म में। हमारी आधी कैपेसिटी बंद है, आधी चल रही है। जो चल रही है वो सिसक के चल रही है। उसकी 4 या 5 बुनियादी वजूहात हैं। वो वजूहात में सर नंबर 1 फैक्टर एनर्जी कॉस्ट है कि पूरे खिते में, बाकी दुनिया को छोड़ दें, पूरे खिते में जब आप अपना मुआवजा करेंगे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम और चाइना के साथ, तो सबसे महंगी एनर्जी कॉस्ट आपकी है बिजली की और गैस की।
नंबर 2 सर, सबसे महंगा इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपका है इन्हीं सारे रीजनल कंपेटिटर्स के मुआवजे में। नंबर 3 सर, आपकी गैस कॉस्ट भी ज़्यादा है एंड आपने महंगी कर दी है। नंबर 4 सर, आपकी टैक्सेशन भी सबसे ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कई मल्टीनेशनल्स जो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, जिसपे मज़ीद रोशनी डालने की ज़रूरत भी नहीं है, उन सारे नामों से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तो एनर्जी कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, गैस कॉस्ट, वेरी हाई टैक्सेशन, ये सब चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स में, चाहे वो कराची, हैदराबाद है, चाहे लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, गदून रीजन है, उन सब में 100-150 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। कामरान साहब, जब सूरत हाल इतनी ख़राब है, दूसरी तरफ आप अनएम्प्लॉयमेंट का भी नंबर देखें तो वो भी ऊपर जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, सरमाया पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो ये तो एक बड़ी शदीद परेशानी की सूरत हाल है। लम्हा फ़िक्रिया होनी चाहिए, पूरी रियासत को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि ये सूरत हाल को एड्रेस कैसे करें। जी सर, ये लम्हा फ़िक्रिया, और चूंकि आपकी देखें, आप अपनी महंगाई को ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसे एक लोकल प्रोडक्ट पे फ्रंट लोड करके अपनी आवाम को पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन जहां आपने इंटरनेशनली compete करना है रीजनल कंपेटिटर्स से, जो आपके मुकाबले में वही चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एंड सस्ते भाव बेच रहे होते हैं, तो आपको compete करना है। अब ये जो सर सारी इनपुट कॉस्ट हैं, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है। ये सर तब अट्रैक्टिव होती हैं जब गवर्नमेंट का फोकस हो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जॉब क्रिएशन पे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे। आपने आज के अखबारों में देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई 7.1% पे चली गई है, कोई 59 लाख लोग, उसमें से कई बड़े हाईली एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएट डिग्रीज की हुई हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। और आप दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ऑफिशियली शायद, अनऑफिशियली आप दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। तो जितना आपकी लेबर पूल में, स्किल पूल में हर साल लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं, उतनी आगे जॉब क्रिएशन नहीं है, उतनी आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। इंपोर्ट सर आपकी आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है एंड उस पर मुझे कोई होते वक्त का फोकस नहीं लग रहा इंपोर्ट को कर्ब या रैशनलाइज करने का, या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्रिएट करने का, विजा विज के आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करें। ये बहुत सी वजाहत तो होगी सारी इस मामला की, लेकिन अब इस चीज़ों से बाहर कैसे निकले? असल सवाल तो ये है कि अब इससे बाहर कैसे निकले। सर देखें, एक आपके ना फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, और अब ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल एक वेल नोन, वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। दूसरा, कोई इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहा। अभी मैंने एक हाल ही में रिपोर्ट पढ़ी है कि क्रिप्टो की वजह से भी बहुत फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है पाकिस्तान से। उसके साथ साथ सर हर मेजर शहर में पाकिस्तान में, चाहे कराची में, चाहे इस्लामाबाद, पिंडी, चाहे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, इनमें हर दूसरे तीसरे महीने तो एक दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो शो हो रहा है। क्या किसी ने, पॉलिसी मेकर्स ने देखा है कि ये जो एक दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो शो होता है, उसके लिए यहाँ से पैसे प्रोसीड कैसे बाहर जा रही है? तो ये सर हुकूमत वक्त का काम है, हुंडी, हवाला, बदला, ये मनी चेंजर्स को कर्ब करना, फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज को जिनको वो कर्ब नहीं कर पा रहे। हम इसी चीज़ में खुश हैं कि हमारी रेमिटेंस $30 बिलियन से $38 बिलियन पे चली गई, $8 बिलियन इजाफी आ गया। वो जो $8 बिलियन इजाफी आया है, गवर्नमेंट डॉलर रख लेती है, लोगों को रुपये में कैश आउट करती है, तो जितने गवर्नमेंट डॉलर रख लेती है वो यूटिलाइज हो जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आपकी फॉरेन पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स की रीपेमेंट्स में। तो जितना डॉलर आपके पास इजाफे गवर्नमेंट वो यूटिलाइज कर लेती है, रख लेती है, प्लस फिर इजाफी रुपया उसके अगेंस्ट छाप। कामरान अरशद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, नदीम अफजल चंद साहब और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। चंद साहब, आज आपने रिपोर्ट देख लिया अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। अभी आपको मैंने एप्टमा के चेयरमैन का इंटरव्यू इसलिए सुनाया क्योंकि एक लिस्ट है बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल ओनर्स की, बड़े लीडिंग प्लेयर्स हैं, 110-12 मिलों की लिस्ट मेरे पास है। ये कहते हैं 150 तक टोटल बंद हो गई हैं, जो कम्प्लीटली बंद कर दिया उन्होंने कारोबार पाकिस्तान में। तो इससे ज़्यादा परेशानी की तो और बात नहीं होनी चाहिए इस वक्त हमारे लिए। बिस्मिल्लाह। देखिए नदीम भाई, ये यकीनन परेशानी की बात है, और टेक्सटाइल वाकई बंद हुई है, लोग बेरोज़गार हूँ। मैं तो खुद फैसलाबाद 2-3 दफ़ा गया हूँ और कराची भी गए हैं, वहाँ भी सच्ची बात है
इस पे तो गवर्नमेंट जवाब बेहतर दे सकती है कि एनर्जी और इंटरेस्ट रेट और इस पे क्या इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, या SIFC वाले जवाब दे सकते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कि उनकी क्या इनपुट है। लेकिन एक चीज़ है कि हमें एप्टमा से भी एक गिला है। एप्टमा को हर दौर में प्रोटोकॉल तो बड़ा मिला है। जिस तरह शुगर इंडस्ट्री ने गन्ने को प्रमोट किया, गन्ना हमारी कौमी फसल नहीं है, काटन हमारी कौमी फसल है, तबाह कर दिया। लेकिन काटन को एप्टमा ने कभी, काटन के ग्रोअर को, काटन के काश्तकार को कभी सपोर्ट नहीं किया, जिस तरह गन्ने के काश्तकार को शुगर मिल वाले सपोर्ट करते हैं। सर शुगर मिल वाले तगड़े बड़े हैं ना, आपकी असेंबली में बैठे हुए। मैं ये बता, अब लाख तनकीद हम करते हैं शुगर माफिया पे, हम बड़ी बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन उन्होंने देखे ना गन्ने का रकबा कितना बढ़ता जा रहा है और काटन का खत्म हो गया। कॉटन 1.5 लाख बेल से 50-60 हज़ार रुपये हम आ गए। कोई सीड हम तैयार नहीं एप्टमा वाले कर सके, हालांकि टैक्स पैसे भी TDAP भी काटती है और भी बड़े पैसे आते हैं। जीरो रेटिंग भी रही है इनको, बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर जीरो रेटिंग भी रही है। मराहत भी बड़ी ली है एप्टमा ने। एप्टमा वाले हाउसिंग सोसाइटियों में तो चले गए। आप कभी एक लिस्ट निकालें ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने हाउसिंग सोसाइटियां कितनी बनाई, ढेर सारी हैं। तो देखिए ना, अब अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, आप इंडस्ट्री से, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आप इंडस्ट्री में जिद्दत पैदा नहीं कर रहे, तो आप हाउसिंग सोसाइटियों में जा रहे हैं, इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। स्किल्ड कोई नए इदारे आप स्किल्ड लेबर के लिए इंडस्ट्री वाले बना नहीं रहे, इतने इदारे टैक्स काटते हैं, TDAP हो गया और बहुत सारे इदारे हो गया, क्या आवाम को क्या फ़ायदा। और ये बड़ी सीरियस डिबेट है। और इंटरेस्ट रेट यकीनन कम होना चाहिए। एनर्जी, टेक्सटाइल हमारी बैकबोन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाना चाहिए, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी प्रो पीपल, प्रो ग्रोअर, काश्तकार, किसान, आम मजदूर प्रो होना चाहिए। ये नहीं है कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त आए तो आप सरमाया लेके बाहर चले जाएं, आप हाउसिंग सोसाइटियां बना लें। हर दौर में एप्टमा, पीपल्स पार्टी का दौर रहा है, PTI का रहा है, नून लीग का रहा है, एप्टमा फ्रंट सीट पे रही है। ये हमने अपनी आंख में किसी का नाम नहीं लेता। PTI के दौर में एक वो फैसिलिटी बनाई गई थी, 3-4% के ऊपर इनको कर्जे दिए गए। कोरोना के दिनों में जो 1200 अरब बांटा गया, वो सारा टेक्सटाइल से निकल के सिर्फ काश्तकार को नहीं मिला, सिर्फ काश्तकार, बाकी सबको मिला। लेकिन देखना यह है कि ये हमारी हुकूमत की यकीनन जिम्मेदारी, इन सारी बातों के बावजूद हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाए, मजदूर के लिए, पाकिस्तान के लिए बचाए, हर सूरत बचाना चाहिए। और एनर्जी बिल्कुल महंगी है। देखिए हम देहाती लोग हैं ना, आप जाएं, लाइन लॉसेस जो अब वापडा का नुकसान हो रहा है, 30 से 40% तो लाइन लॉसेस हो रहे हैं आज भी, हमारे इलाकों में भी हो रहे हैं, गैस के भी हो रहे हैं, बिजली के भी हो रहे हैं। आप लोड शेडिंग का, आप ओवर बिलिंग, डिफेक्टेड बिल, जिसकी छोटी सी गलती पकड़ी गई, कोई छोटा सा नुकसान हुआ, उसको 2 लाख का बिल, 4 लाख का बिल, ये मेरे भाई बेल आउट करेंगे, सेकंड करेंगे इस चीज़ को। ये भी अवामी हादसा। लेकिन इसका फ़ायदा वो डिपार्टमेंट जो हम कहते हैं डिस्कोज हम बना लॉसेज में जा रही है, जो लॉसेज भी हो रहे हैं, उसके ऊपर आज तक कुछ नहीं हुआ। उमैर साहब आप बताइएगा, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है जी, लिस्ट देख के टेक्सटाइल मिलों की, अगर ये बंद होंगी और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो आप पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, मैं असल में चंद साहब की बात को बढ़ाऊंगा। इन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ को छेड़ दिया है। देखें, हम फोकस कर रहे हैं एक एरिया को, कॉटन कर लिया, ठीक है, टेक्सटाइल हमारे कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, उससे साथ साथ क्रॉसपॉन्डिंग सेक्टर्स भी मौजूद हैं, हम उनको इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे। देखिए, पाकिस्तान के 2 बड़े मसले हैं, एक है हमारा जो हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन और दूसरा है रिसोर्स ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का तो चलो किसी तरह से कॉम्पनसेशन रिमिटेंसेस की सूरत में समझ आती है, मगर जो हमारा रिसोर्स ड्रेन हो रहा है उसको कोई नहीं चेक कर रहा। अब देखिए, छोटी छोटी सी एग्जांपल्स होती हैं। आपका एल्यूमिनियम 70% वाला बॉक्साइट जिसे कहते हैं, आप रॉ फॉर्म में बाहर भेज रहे हैं, क्या है ज़्यादा, मैक्सिमम कितना मिलता है, 50,000 रुपया टन मिल जाएगा। जो प्रोसेस 70% वाला जब प्रोसेस हो जाता है तो वही कितने लाख, 35 लाख का टन है। हम उस तरफ नहीं देख रहे, हम उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पर कैपिटलाइज नहीं कर रहे। इंडोनेशिया हमारे साथ बैठा है, एडवांस किस्म की इंडस्ट्री नहीं है जिसको रिफाइनिंग के लिए चाहिए, बड़ी बेसिक किस्म की इंडस्ट्री है रिफाइनिंग। और ये देखें कौन लोग हैं जो नहीं चाहते ये ना हो। देखें,
इंडोनेशिया आपके साथ बैठा है, क्रोमाइट बाहर नहीं जाने देता। हमारे पास दुनिया के चौथे बड़े रिजर्व्स हैं, मगर हमारी क्रोमाइट की एक्सपोर्ट कितनी है? $120 मिलियन। अब $120 मिलियन के लिए हम नुकसान क्या कर रहे हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। हम नेट इंपोर्टर हैं स्टेनलेस स्टील के। हम स्टील कितना इंपोर्ट करते हैं? हम $3 बिलियन से ज़्यादा जो है ना इंपोर्ट करते हैं। तो जब ये सूरत हाल हो, हम एक ऐसा मुल्क हैं जो $2.5 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट दे सकता है, मगर इन सेक्टर्स को नहीं खड़ा कर सक रहा। ये कौन लोग हैं? बेसिकली वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो चाहते हैं कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट रहें, हम इसी तरह चीज़ें मंगाते रहें और हमारे बाहर के लोग फैसले करें। अच्छा, हमारी इस पे खलील साहब कोई पॉलिसीज़ के अंदर सीरियस किस्म का फ्लॉ है। बांग्लादेश कॉटन का एक टिंका पैदा नहीं करता। हम किसी ज़माने में 14-15 मिलियन बेल करते थे, अब हम 4-5 मिलियन बेल पे आ गए हुए। बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, दे आर मोर देन $40 बिलियन। मोर देन $40 बिलियन। हमने एक साल गलती से 19 या 3 किया था, 2021-22 में दोबारा नीचे आ गए हुए। और अब तो यूनिट ही बंद होना शुरू हो गया, बल्कि यहाँ से बाहर जा रही हैं फैक्ट्रियाँ, दूसरे मुल्कों में जा रही हैं। तो आपको कुछ करना चाहिए, इस पर रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रदीम साहब। मैं चंद साहब की बात को कोरैबोरेट करूँगा कि व्हाट इज़ द वे आउट। हमें सोचना है, और सिर्फ हमें नहीं बल्कि हम सबको मिलके, हम असल में फंस गए दूसरे मसलों में, सारे सियासतदान ही। मतलब जो हमारी प्रायोरिटीज़ है कॉमन मैन के लिए, शायद मैं ओपनली कहूँगा, मेरा फैब्रिक भी ऐसा है कि मैं बात सीधी करता हूँ, शायद उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। और जो कॉमन मैन है उसका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल है, चाहे हम जितना मर्जी कर लें। जब PTI का दौर था, मैं किसी इनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। जब इन्होंने IMF से मुआहदा किया तो इन्होंने उसके बाद इन्होंने मुआहदा तोड़ दिया। उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी, और जब फिर हमें करना पड़ा उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी। और फिर लोगों का ट्रस्ट जो है कि इन पर तो ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता। इन पर तो इनके ना तो पोलिटिकल हालात ठीक है, ना इनकी कुछ और चीज़ें ठीक है, ना इनकी को अपना क्या कहना चाहिए सिक्योरिटी के हालात ठीक है। तो इसके लिए मैं चंद साहब की बात पे बिल्कुल कॉटन वाली जो बात उन्होंने की, और ख़ासतौर पर कि हम इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे कि, और सारे इसमें नॉट ओनली द गवर्नमेंट, वी ऑल आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। इवन एफ्टमा भी, नाजी साहब भी, चंद साहब भी, मैं भी, हमारी गवर्नमेंट भी, कि हाउ किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए वे आउट निकाल के इस पर काम करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम रोज़ाना रोड ब्लॉक कर दें, ये कर दें, वो कर दें। उन चीज़ों से निकलना होगा और इस तरफ आना पड़ेगा। PTI की हुकूमत कब गिरी थी सर? अप्रैल 2022 में। जी 22। तो उससे लेकर अब तक 3 साल में आपने कौन सी चीज़ दुरुस्त की? आज नवाज शरीफ साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे थे 39% महंगाई कर दी पिछले दौर में। और पिछला दौर किसका था? वो इनके भाई साहब की हुकूमत थी, शहबाज साहब की। PDM के दौर में 39% थी, अब हमारे दौर में 3% थी। मतलब नवाज शरीफ की हुकूमत को गलत गिराया गया। मैं उसको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सही गिराया गया, गलत तरीका कार था। तो लेकिन अभी कौन सा काम दुरुस्त कर लिया हमने? बिल्कुल आपकी बात, मैं इसको कहना चाहूँगा कि जब भी इनकी गवर्नमेंट गिरी, लेकिन इसके बाद अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर हम पीछे माजी को छोड़ भी दें, तो अगर हम अब क्या कर सकते हैं, मेरा ऑलवेज हमेशा ये होता है कि वे फॉरवर्ड किया है। तो ठीक है, महंगाई में हमने चीज़ों की कीमतों में कमी की है, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। हालांकि इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजें, यहाँ पे आप ये ना करें, IMF से का मुआहदा ना करें। तो मैं दोबारा उसी सूरत हाल पे आऊँगा कि आप उनको ट्रस्ट क्या देते हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको। अगर आप उनको ट्रस्ट नहीं देंगे, किसी ताजर को, किसी फैक्ट्री ओनर को, किसी बिजनेसमैन को, तो फिर ऑटोमेटिकली हालात जो है इस तरफ जाएंगे। अभी इसके लिए फिर दोबारा मैं उस पर मलिक साहब आऊँगा कि हमें वे फॉरवर्ड यही है कि हम सब मिलकर बैठकर बाकी तरजीहात हैं इनको जो प्रायोरिटाइज करके उस पर सोचिए कि कॉमन मैन की जिंदगी जो है वो किस तरह से बढ़नी है, करनी है। जो 2017 में था उस वक्त बिल्कुल जो मियां नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि हम तो बैठाते हैं, ये बैठते नहीं, ये सिर्फ रहाई के अलावा और कोई काम ही नहीं मांगते कि जी हमें हमारे बानी को रहा कर दो, हमारे बानी को रहा कर दो। और भी इश्यूज हैं। हमने कहा कि अगर आप 100 इश्यूज देते हैं तो उसमें से 25 तो हल हो सकती हैं। स्टार्ट तो लें किसी जगह से, लेकिन स्टार्ट ही नहीं लेना चाहते किसी जगह से भी। अब भी अगर ये हमने काम ना किया तो नवाज शरीफ को जेल में डालना सही फैसला था? नो, उनकी रिहाई सही फैसला था? जी बिल्कुल। तो इमरान खान के केस में क्या फ़र्क है? आप बहुत फ़र्क है। क्या एक ये देखिए ना, वो एक अगर आप कैबिनेट से बगैर पूछे, बगैर चांद साहब भी उस कैबिनेट में थे, बगैर किसी काम के, हालांकि जो कैबिनेट होती है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है और सबके सामने डॉक्यूमेंट रखने होते हैं। फिर एक झूठे वादे करने के, इतने सौ घर बना देगी, इतने मकान बना देगी, इतने दरख्त लगा देगी, सारे वादे सच्चे किए थे। सारे तो सच्चे कभी भी नहीं होते सर। वादों के ऊपर सजा देनी है तो आपने कहा ना सारे झूठे वादे। द प्रॉब्लम इज दैट कि जो मियां से इनका केस है, इनका केस इंटायरली डिफरेंट है। वो तो हाईजैकिंग का केस, इनका केस है 190 मिलियन पाउंड का केस, खासतौर पे मेन केस जो बना। अभी नवाज शरीफ को हाईजैकिंग की सजा नहीं थी, वो पुराना केस था। वो तो जो सजा हुई थी वो भी सिंपल, उसमें चंद साहब असल में हम उस चीज से ना कहने से शर्मारे हैं। बहस पे आ गए। वो तो अडयाला जेल है ना, उसकी काल कोठरी में एक वज़ीर आज़म रहना ही रहना है जब तक इस मुल्क में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और पॉलिटिकल जमातों में जमहूरियत नहीं आती। वो तो आप बेफिक्र रहे, एक वज़ीर आज़म रहेगा। किस किस की बारी आती है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके देख लिया आपने,
तो वो छोड़े, अब इमरान नहीं तो कोई और चला जाएगा, जाएंगे, कोई एक वज़ीर आज़म रहेगा, और जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हम पॉलिटिकल क्लास, सियासी जमातें अंदर से जमहूरी नहीं होती जब तक। देखिए मैं इसमें एडमिट करूं, मैं अपना नाम ले रहा हूं, आपकी बात से एग्री करता हूं। देखिए असल जो टॉपिक है, आपस में ठीक मैं हमारे हुकूमती भाई हैं, हमारे तो बड़े दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि टेक्सटाइल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, अब जो आगे महंगाई का दौर आ रहा है, देखिए $6 बिलियन तक भी हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड, इस वक्त 3 टफ बॉर्डर हैं आपका, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी, अफगानिस्तान में आपके साथ टेंशन, इंडिया के साथ। तो अब कम से कम आप अपने मुल्क में तो स्टेबिलिटी लेके आ जाए, अपने मुल्क में तो हम अपने आपस में तो हम ठीक बैठ जाए, नेशनल इश्यूज़ पे हम ठीक बैठ जाए। कौन बिठाएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आती एज ए पोलिटिकल वर्कर के कौन बिठाएगा। ये आपको लीड लेना सर, नहीं मैं आपसे मुराद नहीं, आप सियासी लोगों को खुद चेक करना। सियासी लोग हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, अवाम, ये अवाम के सवालात हैं, अवाम का कसूर क्या है? बिजली उसको महंगी मिल रही है, सेहत हमने प्राइवेटाइज कर दी है। रियासत जब आप हुकूमत बनाते हैं, रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी में 3 काम है, सेहत, तालीम और तहफ़्फ़ुज़। अगर तीनों काम अवाम ने खरीदने हैं तो फिर अवाम को इन हुकूमतों का क्या फ़ायदा? ये हुकूमत, ये गाड़ियाँ, ये असम्बलियाँ, ये प्रोटोकॉल, ये ब्यूरोक्रेसी फिर किस काम के है? कि आपने हॉस्पिटल प्राइवेटाइज करने हैं, मैंने इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराना है, आपने स्कूल प्राइवेटाइज करने हैं, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, कैमरामैन के बच्चों के फीस है तो वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, तो फिर हुकूमत का क्या काम है? मुझे तो आप टेक्सटाइल को छोड़े, मैं तो ये, और सच्ची बात है, एक ही हल है कि आपस में बैठेंगे। बिठाएगा कौन? जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बनती है, जो लीडिंग, जो ड्राइविंग सीट पे। किसी की मिन्नत करें, किसी के घर जाएं, किसी के पांव पकड़े, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी बाद में आती है। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज मियाँ साहब ने क्या कहा, पहले सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। बैंकरप्सी से बचाया पाकिस्तान को, इक़्तिसादी दिवालियापन हो चुका था और मुआशी दिवालियापन हो चुका था। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। अब वो बाइकआउट कैसा बाइकआउट, जिसमें अयूब खान की बहू और उमर अयूब की बीवी जो है वो खुद इलेक्शन लड़ी और कैसे बाइकआउट ऐसा होता है? मियाँ साहब की सियासत में जो एक कमज़ोरी है वो ये है कि लाने और ले जाने वाले ये हर वक्त में सिलेक्टिवली बताते हैं कि लाया कौन, और सिलेक्टिवली बताते हैं कि मुझे क्यों निकाला। कभी दोनों चीज़ें इकट्ठी करके नहीं बताते, नहीं तो मसला इनकी समझ में ज़्यादा खुद भी आ जाए और बाकियों को भी आ जाए। लेकिन मरियम नवाज़ ने इसके ऊपर क्या कहा वो भी सुनिए। तारीख की बदतरीन साजिशें वो उनके खिलाफ हुई हैं। 3 दफा अल्लाह ताला ने इक़्तिदार किया। वाहिद पॉलिटिशियन पाकिस्तान का, एक वाहिद लीडर है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, 3 दफा साजिश से बाहर निकले। मुशर्रफ से लेकर अब तक जनरल फैज तक सबने एक ही दावा किया, नवाज शरीफ इज हिस्ट्री, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए। तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं। नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया फलां चोर है, फलां डाकू है। अपना नैरेटिव बिल्ड किया, खिदमत के ऊपर किया, मेहनत के ऊपर किया। तमाम तब्दीली, हकीकी तब्दीली को महसूस कर रही है। इसी वजह से चाहे वो ये धरने की कॉल हो या जलसों की कॉल हो या बॉयकॉट की कॉल हो या कोई भी कॉल हो, अवाम ने इनके ऊपर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया। जनाब उमैर न्याजी साहब, पहले आप ही जवाब दे दें। तारीख के कूड़ेदान में पड़े इमरान खान और खिदमत का बोर्ड पड़ा है नवाज शरीफ को। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मुजरिम में लाने वाले। क्या आज जो बातें हो रही हैं, आज चाहे जितना सेंसरशिप कर लें, क्या कल को इस तरह की उनके बारे में बातें नहीं देखो, उन्होंने बड़ा क्वालिफाई किया। मियाँ साहब ने कहा कि जो लाने वाले थे वो मुजरिम है और जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला वो भी मुजरिम है, बाकी लोग सही लोग, बाकी सही। और देखें 2.5 साल का पीरियड इमरान खान का, कहते हैं नैरेटिव बिल्ड किया भाई चोर है। भाई ये नैरेटिव हमने बिल्ड किया है, आप खुद देख ले। अभी रिसेंट टाइम में IMF की रिपोर्ट क्या कह रही है, इमरान खान की तो हुकूमत नहीं है, 2 साल में कितनी करप्शन हुई है। ये वो है जिनसे ये कर्जा लेते हैं, वो सर्टिफिकेट
जस्टिफाई कर रहे हैं 5,300 अरब रुपए की करप्शन। ये वो मुल्क है जिसका 17,000 अरब का जीडीपी है, जो आप कर लें 1/5 तो करप्शन की नज़र हो रहा है। फिर आपके ऊपर वही IMF कहती है कि आप इंपोर्ट की फिगर्स में फिगर फजिंग कर रहे हैं। तो चोर भाई हमने नैरेटिव बनाया है। देखें, ये तो एक रियलिटी है, आप रियलिटी से जितना मर्जी भागते रहें वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर देखें, सबसे जो बड़ी बात है, देखें आप एलीट कैप्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। मियाँ साहब को खिदमत का वोट पड़ा 8 फरवरी को। नहीं, लाहौर में तो वोट पड़ा ना जी, आपको मियाँदार के हल्के में वोट नहीं पड़ा, नहीं निकला। अच्छा, वो तो बाई इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं। देखिए, बाई इलेक्शन का टर्नआउट देख लें, फिर जिस तरह से किया है, जो हमाद अजहर ने अपने ट्विटर अकाउंट से किया कि फॉर्म 45 ही नहीं दिए और अमले को ले गए, जहाँ कंसोलिडेशन हुई वहाँ कैंडिडेट को जाने नहीं दिया। वो सब मनाजिर सब ने देखे। टर्न आउट क्या जस्टिफाइबल था कि खाली पोलिंग स्टेशन हो और तारीख के कूड़ादान में वो टर्न मरियम ने जो बोली है वो डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री है। देखें, तारीख अभी चल रही है, तारीख पता चलेगी। तारीख 26वीं आईनी तरमीम पे भी अपना वर्डिक्ट देगी, 27वीं आईनी तरमीम पे भी देगी। सर आप बताइए खलील साहब, ये आज बड़े मज़े के स्टेटमेंट्स हैं मियाँ साहब के, ये संभाल के रखने पड़ेंगे। जी मलिक साहब, आपने जो बात की है तारीख की, और बैरिस्टर साहब ने भी, बिल्कुल तारीख चल रही है, और तारीख सिर्फ चलती ही नहीं, तारीख आगे भी बढ़ती है। ये जो कल वाले इलेक्शन थे, परसों वाले, मैं खुद चूँकि लाइलपुर में था और 3-4 हल्कों में हमारा काफ़ी वोट है, मैं वहाँ पे अपना काफ़ी काम हम कर रहे थे। इनके लोगों ने डबल तरीके से थे। एक तरफ से ये कह रहे कि हमने इलेक्शन का बाइकआउट किया, दूसरी तरफ इन्होंने साथ इमरान खान की तस्वीरें लगाई हुई हैं। मेरे पास है पोस्टर, अभी मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। लाहौर में भी ऐसे ही हुआ, बल्कि जिन लोगों ने किसी की शादी में लेकिन आपने मियाँ साहब के बयान का जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब ने कहा जो इमरान खान को लाए वो मुजरिम है, उनका एहतसाब होना। जी बिल्कुल, इसलिए। और मरियम नवाज ने कहा कि 3 दफ़ा जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला उन्होंने भी जुर्म किया। तो बड़े मजे की स्टेट। जी इसलिए मलिक साहब, इसलिए कि जो मियाँ साहब का जो 2017 का सफ़र था वो खुशहाली का सफ़र था। जो रोटी थी वो 2 रुपए की थी। नवाज शरीफ को किसने निकाला 3 दफ़ा? जिसने भी निकाला सर, जिसने भी सर निकाला, अवाम ने तो नहीं ना निकाला। नहीं, मैं तो उस जजमेंट का, मैं सर में जजमेंट पढ़ी, दोनों हम वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। किसने निकाला? नहीं, उस जजमेंट में लिखा कि देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ द करप्शन। नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत गिरी, यहाँ से लाहौर गए थे तो पूरा रास्ता कहते गए मुझे क्यों निकाला। जी बिल्कुल, किसने निकाला? जिसने भी सर निकाला वो तो आप सबको पता ही है। नहीं पता, आपको भी पता सर? नहीं, हम पता ही, सबको पता होता सर। मेरे मुंह से आप क्यों निकलवाना चाहते हैं? लेकिन बहरहाल ये सिलसिला रुकना चाहिए, हम पॉलिटिशियंस को इकट्ठा होना चाहिए। ये मैं इस बात पे आऊँगा कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। ये जमहूरी अमल जो है या जमहूरी सफ़र है, जिस तरह 5 साल जरदारी साहब ने कहा कि 5 साल पूरे हों और उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आए, चाहे कमज़ोर पड़ जाए, आगे आ जाए, वोटों आवाम की जो अदालत है वो एहतसाब करे, ना कि यहाँ पे कोई ऐसा वैसा जज बैठे जो आवारा किस्म की, जो मतलब जो रिटायर्ड हो गए अब तो इस किस्म की बातें करे और शाम को जाके कह दीजिए आपने ये किया, आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और आपको लिहाजा घर भेज रहे हैं। तो ये टोटली रॉन्ग है। अगर देखिए 64 रुपये चीनी थी, डॉलर कितने का था, रोटी कितने की थी, उसके बाद क्या हुआ फिर? तो ये प्रोजेक्ट चलते हैं। मैं इस बहस को मतलब बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे आगे बढ़ाने में। मैं तो चाहता था कि मैं चुप ही रहूं, ये दोनों भाई, मुझे आज चुप में मजा आ रहा। देखें नहीं, दोनों इधर उधर होके बचा के निकले। ताए साहब ने तो कमाल ही कर दिया ना। मैं कहता हूँ परवरदिगार आले मोहम्मद के सदके में सच बोलने की तौफीक दे जो नहीं बोला जा सकता। और मियाँ साहब मैंने जो कहा है सच्ची बात है। अब बाजी चैत फाल दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। खींचे है मुझे इफ्तिखार चौधरी तो रोके है मुझे साकिब निसार। मैं इसका क्या जवाब दे? अमीद गुल मेरे आगे तो फैज अमीद मेरे पीछे। मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। ये कौम के साथ हम मजाक कर, लोगों को आप पता है सारी। ये जो मैं आपको बताऊं, हम जो मर्जी जवाब दें इधर बैठे हुए, लोगों को सारी हकीकत का पता है। लोगों को कोई गलतफहमी नहीं है। लोग हमारे कमज़ोर हैं, सड़कों पे निकलते नहीं हैं, मजबूर हैं। किसी का सरकारी मुलाजम है, किसी का कारोबार है, कई मजबूरियाँ हैं। हम सब मजबूर हैं हमारे समेत। सच्ची बात यह है कि अशराफिया 5%, 7% मौजें कर रही है। 10-15% जो आप और हम बैठे, हम बेनिफिशरी हैं। 80% महकूम है इस मुल्क के अवाम। ये है इस मुल्क की पिक्चर। मियाँ साहब उन 5% में, आप और मैं और उमैर और संधू साहब हम 15% में, क्योंकि हम बेनिफिशरी हैं। कोई पार्लियामेंट में है, आप एंकर हैं, मीडिया में, हम सिस्टम के VIP लोग हैं, हम थोड़ा सा सोशली अच्छे लोग हैं, वेल सेटल्ड हैं। लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब का रोल खास तौर पर, नवाज शरीफ साहब का रोल मेरे ख्याल में अब उन्होंने अल्लाह ताला उनको जो उनकी ये, मैं तो सच्ची बात है कि कभी मियाँ साहब से एक दफ़ा जद्दे में मिला था, जब सरूर पैलेस, मैं उस वक्त तहसील नाज़म था, तो मैं मिलने गया था उनको।
अब भी कभी मुलाकात हुई तो मैं कहूँगा मियाँ साहब तारीख में ज़िंदा रहें। आप कहेंगे? आप? मैं कहूँगा, अब भी कहूँगा मियाँ साहब तारीख में ज़िंदा रहे। लेकिन ये मेरा ख्याल था कि जब यार नारे मारते हुए गए थे ना, मुझे क्यों निकाला, उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया होगा। वाला मामला, मियाँ साहब को आज लाहौर में बैठने की बजाय अगर क्वेटा में जाकर बैठ जाएं, फजल रहमान को साथ लें, अचकज़ई साहब को साथ लें, जरदारी साहब को साथ लें, बलूचिस्तान वाला मामला सेटल करें। सीनियर सियासतदान है ना, ये अफ़गानिस्तान का इशू है, इसके अंदर फ्रंट रोल पे आए। क्या वो ज़िमनी इलेक्शन वालों से खिताब करके, मियाँ साहब का कद बहुत बड़ा है सर, जब उन्होंने वो अपना इस्तेमाल फरवरी के इंतखाबात के बाद जब अगले दिन उन्होंने जीत का ऐलान किया, अभी उसी भंवर से नहीं निकले। देखिए मियाँ साहब तारीख के डसे हुए भी हैं, बेनिफिशियरी भी हैं, डसे हुए भी हैं, दोनों काम है। बिल्कुल। तो मियाँ साहब को तो ऐसा रोल अदा करना चाहिए कि जो मियाँ साहब के साथ हुआ आइंदा किसी के साथ वो ना हो। जो पाकिस्तान, तो ये मियाँ साहब अगर वो रोल अदा नहीं कर सकते या वो, तो फिर खुद ही जाने क्या तारीख। जो सियासी कद काठ में दो लोग बड़े हैं जी उमैर साहब, उसमें एक नवाज शरीफ है जो 1980-81 से वो ज़िया के साथ उनका सफ़र शुरू हुआ तो 45 साल हो गए, और दूसरा पीपल्स पार्टी की पूरी एक वो विरासत लेकर वो जरदारी साहब है। तो इनको रोल अदा करना पड़ेगा कि जमहूरियत की गाड़ी सही तरीके से आगे चले, इर्रेस्पेक्टिव कि किसकी कितनी पॉपुलैरिटी। इनका बड़ा वजन है, कद काठ है, कोई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म है तो कोई 2 दफ़ा सदर रहा है, उन दोनों का रोल मिसिंग है। लेकिन हम इक़्तिदार में माज़ूर से जो मियाँ साहब ने कहा है ना कि किस तरह निकाला, पीपल्स पार्टी को कभी इक़्तिदार प्लेट में नहीं मिला, कभी बीबी की शहादत दे के मिला। जो लोग एनआरओ कहते हैं, ये कौन सा एनआरओ जिसमें आपको शहादत देनी पड़े। पीपल्स पार्टी को कभी पंजाब छीना गया, कभी केपी के लिया गया, कभी सिंध में जो कुछ हुआ जाम सादक के दौर में। पीपल्स पार्टी के साथ कोई फैज़ हमीद या कोई साकिब निसार या कोई इफ्तिखार चौधरी या कोई हमीद गुल या कोई जस्टिस क़य्यूम पीपल्स पार्टी का नहीं है। असल में देखिए, हम छोटी पोजीशंस में खुश हो गए हैं। देखिए पीपल्स पार्टी भी है तो वो सिंध लेके खुश है, नून लीग खुश है कि पंजाब हमारे पास है, मरकज़ चाहे जो मर्ज़ी चलाए, जिसकी इंस्ट्रक्शंस पे चले। जब इस तरह की पोजीशन हो जाए, हालांकि चले जिस वक्त रिजीम चेंज हुआ, जिस तरह भी हुआ, अगर उस वक्त ये फ़ैसला कर लेते, इलेक्शन की तरफ चले जाते, हुकूमत ना बनाते, तो आज इतने कॉम्प्रोमाइज़ ना करने पड़ते। अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं, मैं समझता हूँ कि अब इनके भी हाथ बंधे हुए हैं कि अगर ये इस चीज़ से ब्रेक अवे करने की कोशिश करते हैं, सबको रियलिस्टिकली जिस तरह चंद साहब कह रहे हैं कि एक एफ़र्ट करते हैं बुलाने की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें उस चीज़ की भी इजाज़त मिलेगी। आपके ख्याल में वो इजाज़त भी नहीं होगी कि इकट्ठे सियासी लोग एक मेज़ पे बैठ जाए, उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी? 100%। ताहिर साहब? मकसद मैं तो समझता हूँ जो आपने बात की है, आई विल सेकंड दैट कि बिल्कुल जरदारी साहब को और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, मौलाना फजल रहमान को एक दफ़ा सबको और बड़े मियाँ साहब को ये कॉल देनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, मेरी पार्टी के वो सरबराह हैं कि इन सबको बैठा के मुल्क जो जिस भंवर में फंस चुका है इसको निकालना चाहिए यहाँ से। अदरवाइज़ वो फिर कहते हैं ना तुम्हारी दास्तान भी ना होगी, दास्तानों में जिस लेवल पर हम चले गए हैं। तो ये बिल्कुल उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, जरदारी साहब की बनती है। जरदारी साहब ने 67 से इनका आगाज़ हुआ है और बड़ा लंबा सफ़र है इनका भी। इसी तरह बल्कि राना सनाउल्लाह खान साहब ने तो ये भी कहा था कि इवन इमरान खान को भी स्टेज पे किसी भी जगह पे बैठाना चाहिए साथ। कोई ऐसी बात नहीं सर, कुछ नहीं होता, हमने कोई एक दूसरे के इंसान तो बंदे तो नहीं मारे सर। जो पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंज दरपेश है, अभी चंद साहब ने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा आपको ईस्टर्न बॉर्डर से एक अटैक हो चुका है, दूसरे का खतरा है, वेस्टर्न बॉर्डर से आपके ऊपर हमले होते हैं, आपकी इस कौम के बेटे रोजाना शहीद हो रहे हैं, 3 जंगें लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का जवान 3 जंगें लड़ रहा है। रोजाना आप शहादतें उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। मेरे और आपके बेटे हैं ना जो जिनकी जानें रोज जाती हैं। हाँ तो जिन लोगों से आपको तवक्को होती है कि ये लीडिंग लाइट्स हैं, ये आगे आएंगे, ये राह दिखाएंगे, वो उनका रोल क्या है इस तमाम अरसे में? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये लीडर्स हैं ना हमारे नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इनका क्या रोल है इस कौम को राह दिखाने में या इन मसलों के हल के लिए? नहीं, मसलों के हल के लिए यही है कि जब तक भी आप चाहे तो दूसरी जंग अज़ीम हो या कोई भी जंग हो, जब तक आप किसी जगह पे बैठ के बात नहीं करते और डायलॉग नहीं करते और चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करते, उस वक्त तक ये मसले हल नहीं होंगे। चंद साहब क्लोजिंग रिमार्क्स 1 मिनट में। देखिए जी, बड़ा सुनहरी मौका है मियाँ साहब के पास और पॉलिटिकल क्लास इकट्ठी हो। बार बार मैं तो यही कहूँ, अवाम के ऊपर रहम करें, बस रास्ता निकालें। रास्ता निकला है, अपनी पर्सनल जो ग्रज हैं, पर्सनल जो खामियाँ हैं, खान साहब को भी समझना चाहिए, खान साहब का भी इसमें पूरा कसूर है। बिल्कुल है, बिल्कुल कसूर। और ये कहेंगे कसूर नहीं है किसी का, तो बारी सबका कसूर है, निकालना चाहिए रास्ता। हालात मुश्किल, दुनिया कहाँ जा रही है, हम 2025 में हमारी डायरेक्शन ही गलत है। नदीम अफजल चंद साहब, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।